स्थानीय स्वशासन होता क्या है ना। हम लोग ये कहते हैं कि भारत जो है वो राज्यों का एक संघ है। हमने कहा कि ये पूरा संघ है और इस संघ के अंदर राज्य हैं, ठीक है, इस संघ के अंदर राज्य हैं और राज्यों के अंदर हमारे जिले हैं, जिलों के अंदर क्या है, गांव है ना। तो हम लोग ये कहते हैं कि अगर संघ के और राज्यों के अंदर सरकार बनती तो वो तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है, या फिर हम लोग कह रहे हैं राज्य सरकार है। लेकिन हम लोग ये कह रहे हैं स्थानीय स्वय शासन। स्थानीय का मतलब होता है लोकल, ठीक है जी। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का होना मतलब गांव गांव तक या फिर छोटे शहरों कस्बों तक शासन पहुंचना, या फिर हम लोग कह सकते हैं रूल होना, वो कहलाता है हमारा स्थानीय स्वय शासन। कहने का मतलब यह है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के लिए, सुना होगा आपने, सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के लिए भारतीय संविधान में पंचायती राज या स्थानीय स्वय शासन का प्रावधान किया गया है। अब ये सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या होता है कि सत्ता को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके छोटे छोटे स्थानों तक पहुंचाना, वही सत्ता का विकेंद्रीकरण कहला रहा है। इसे कहते हैं डिसेंट्रलाइज होना, है ना। गवर्नमेंट का डिसेंट्रलाइज होना या सत्ता का विकेंद्रीकरण होना ही हमारा क्या कहलाता है, स्थानीय स्वय शासन। या स्थानीय स्वय शासन जो चलाया गया था वो सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए चलाया गया था। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सुना होगा कि पंचायती राज किस लिए जरूरी है, तो सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए, या फिर नगर पालिका किस लिए जरूरी है, सत्ता के विकेंद्रीकरण करने के लिए। अभी हमने कह दिया कि जो भी शासन है उसको छोटे छोटे स्थानीय तक पहुंचाना ही हमारा स्थानीय स्वय शासन ये कहलाता है। और स्थानीय स्वय शासन के अंदर ही पंचायत आता है, नगर पालिका आती है, सहकारी समिति आती है। यहां तक हमने कहा। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बात आती है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल था जो ऑलरेडी मतलब भारतीय संविधान में, मूल संविधान के अंदर जो पंचायतों के गठन की बात कर रहा था, तो अनुच्छेद नंबर 40 था। अभी हमने यहां पर लिखा हुआ है कि मूल संविधान में ऐसा कौन सा अनुच्छेद था, तो आर्टिकल या अनुच्छेद नंबर हमारा 40 था, जिसके अंदर ग्राम पंचायतों के गठन की बात बोली गई है। और ग्राम पंचायतों के गठन की बात जो बोली गई है वो ग्राम स्वराज योजना पर आधारित है। किस पर है, ग्राम स्वराज योजना पर आधारित है। और ग्राम स्वराज योजना किसकी योजना थी, महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी की एक ग्राम स्वराज योजना थी जिस पर आधारित है हमारा अनुच्छेद नंबर 40। और अनुच्छेद नंबर 40 कौन से भाग के अंदर आता है कौन से पार्ट के अंदर आता है, आर्टिकल नंबर 40 भाग नंबर 4 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और वो ऐसा भाग था जो जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। सुना होगा अपने प्रोफेसर किटी शाह का कथन। कहने का मतलब यह है कि राज्य सरकार चाहे इसको लागू करे या नहीं चाहे तो ना करे, ठीक है, एक संवैधानिक रूप से नहीं था ये। उसके बाद क्या हुआ कि संवैधानिक बनाने के लिए कुछ समितियां बनी हमारे भारत के अंदर। उन समितियों के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन एक पॉइंट लिखा हुआ मैंने यहां पर, पंचायती राज का इतिहास क्या है। भारत में पंचायती राज या स्थानीय स्वय शासन या नगर पालिका का स्वर्णिम काल किसे कहा जाता है या किसके टाइम पीरियड को कहा जाता है, आप मुझे आंसर दो। भारत के अंदर स्थानीय स्वय शासन का स्वर्णिम काल किस शासक को कहा जाता है, किस ब्रिटिश गवर्नर को कहा जाता है। 1880 से लेकर 1884 के बीच में स्वर्णिम काल कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का। किसको, लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड रिपन ने सबसे पहले मद्रास के अंदर स्थानीय स्वशासन का गठन किया था। समझ रहे बात को। क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्थानीय स्वशासन का स्वर्णिम काल किसके काल को कहा जाता है, लॉर्ड रिपन के काल को। मद्रास के अंदर 1880 के और 84 के बीच में उन्होंने ये चीजें प्रारंभ की थी। अब मूल संविधान में आर्टिकल नंबर 40 था, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब पंचायत से संबंधित जो समितियां हैं हमारे भारतीय संविधान के अंदर, जो पंचायतों के गठन की बात कर रही थी, लेकिन ये समितियों से पहले इंडिया के अंदर कुछ ऐसी पहल हुई थी जिसमें एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी भारत सरकार के द्वारा। 2 अक्टूबर 1952 को सामाजिक, देखो 2 अक्टूबर 1952 को भारतीय सरकार के द्वारा पहल की गई थी कि गांव को सशक्त बनाने के लिए या मजबूत बनाने के लिए, उसके शासन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई ऐसा योजना चलाई जाए जो गांव स्तर को बहुत मजबूत बना दे। ठीक है, तो 2 अक्टूबर 1952 को एक चीज, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन आ जाता है कि सामुदायिक
विकास कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना 2 अक्टूबर 1952 को हुई थी, लेकिन ये सही तरीके से सफल नहीं हो पाई थी। कुछ टाइम चली थी, सरकार ने इंप्लीमेंट किया, लेकिन सही ढंग से जनता के द्वारा या फिर कह सकते हैं कि स्थानीय लोगों के द्वारा इस पर सही तरीके से कार्य नहीं हो पाया, जिसकी वजह से ये विफल हो गई योजना। उसके बाद कुछ समितियां बनी जिन्होंने एक पूरे ढांचे को तैयार करने के लिए कोशिश करी, भारतीय पंचायती राज को या नगर पालिका को। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना हुई थी, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, उसके बाद जब ये सफल नहीं हो पाई सही ढंग से, तो सरकार की कुछ सदस्यों के द्वारा एक समिति का गठन किया गया, तो जिसका नाम था पहला बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ? 1956 को हुआ था। उसके बाद इसने क्या किया, सिफारिश करी थी, या फिर इसने क्या किया कि 1957 में 1957 के अंदर बलवंत राय मेहता समिति ने अपना प्रारूप तैयार किया। ठीक है जी। उसके बाद 1958 के अंदर इस समिति को मान्यता मिली है। इसकी जो सिफारिशें थी उनको मान्यता दी गई थी, किसके द्वारा? राष्ट्रीय विकास परिषद, सुना होगा आपने, राष्ट्रीय विकास परिषद ने इसको स्वीकार किया गया था, जिसे कहते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी। एनडीसी के द्वारा इनकी सिफारिशों को स्वीकार किया गया था 1958 में। और बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश में क्या था? त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश इन्होंने की थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किसने करी है? बलवंत राय मेहता समिति ने। इन्होंने क्या किया कि एक तो जिला स्तर पर किसका गठन किया इन्होंने? जिला परिषद की सिफारिश करी। नंबर 2 इन्होंने क्या किया? खंड स्तर पर, हैं जी, खंड स्तर पर इन्होंने जो हमारा खंड पंचायत की इन्होंने सिफारिश करी। इसके बाद इन्होंने क्या किया? त्रिस्तरीय में गांव स्तर पर या ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत की इन्होंने सिफारिश करी। तो यहां पर यह क्वेश्चन आ जाता है कि बलवंत राय मेहता समिति ने कितने स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश करी थी? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश करी थी। बलवंत राय मेहता समिति को किसने स्वीकृति दी थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा स्वीकृति दी गई थी। अब यहां हमने ध्यान रखना कि इस बलवंत राय मेहता में 3 शब्द आते हैं, बलवंत राय मेहता, और यहां पर त्रिस्तरीय 3 है ना, 3 टायर्स में है। एक तो जिला स्तर है, जिला परिषद कहलाएगी, खंड स्तर है जिसे हम लोग आज ब्लॉक कहते हैं, है ना, ब्लॉक पंचायत है, और उसके बाद हमारी ग्राम स्तर की गांव पंचायत जिसे विलेज पंचायत कहते हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, उसके बाद हमारी ब्लॉक पंचायत और हमारी रहेगी ग्राम पंचायत। ठीक है जी, विलेज पंचायत। यहाँ 3 स्तरीय। अब 3 स्तरीय इन्होंने जो बोली थी, इन्होंने कहा था कि कितनी जनसंख्या पर, मतलब कितने लोगों की जनसंख्या पर त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन किया जाए, कितने स्तर पर, है ना। तो जहां की जिस जिले की जनसंख्या 20 लाख, जिस जिले की संख्या 20 लाख के आसपास होगी, तो वहां त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की गई, है ना। त्रिस्तरीय पंचायती राज इन्होंने जनसंख्या के आधार पर किया गया। यहां तक समझ रहे। अब होता क्या है कि इस पूरी की पूरी समिति को पूरी एनालिसिस किया गया एक प्रदेश के द्वारा, और इसको कहा गया कि ये बिल्कुल सही है और हम पंचायती राज की स्थापना इस समिति के आधार पर करना चाहते हैं। और वो राज्य कौन सा था? क्वेश्चन पूछा जाता है कि बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट के बाद किस राज्य के द्वारा पंचायती राज की स्थापना पहली बार भारत के अंदर की गई थी? तो आपने आंसर लगाना है कि राजस्थान का नागौर जो डिस्ट्रिक्ट है, नागौर जिला, इसके अंदर, नागौर जिले के अंदर 2 अक्टूबर 1959 को 1959 में पंडित नेहरू के द्वारा पहली बार पंचायती राज की स्थापना की गई। समझ रहे आप बात को? ये पॉइंट हमने ध्यान रखना है कि किस समिति की सिफारिश के बाद भारत में पहली बार पंचायती राज की स्थापना हुई थी, तो वो था
बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के बाद राजस्थान के नागौर जिले के अंदर 2 अक्टूबर 1959 को पंडित नेहरू ने पंचायती राज की स्थापना करी थी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि दूसरा राज्य, दूसरा स्टेट कौन सा है जिसके अंदर पंचायती राज चली थी। तो इसी टाइम में 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य है जिसके अंदर पंचायती राज की स्थापना की गई थी। समझ रहे आप बात? देखो, सरकारी चाहेगी पंचायती राज की स्थापना करना, तो पहला राज्य था राजस्थान का नागौर और दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश 11 अक्टूबर 1959 को। यहां पर बलवंत राय मेहता समिति ने अच्छे तरीके से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसके अंदर सारा प्रावधान रखा। उसके बाद और दूसरी समिति पंचायतों के गठन के लेकर सामने आई जिसका नाम था अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति कब आई थी? ये आई थी 1977 में, और अशोक मेहता समिति ने सिफारिश जो की थी वो द्विस्तरीय पंचायती राज की करी थी। समझ आप? ये उतार लिया आपने? इसको उतार लो, फिर कर क्या रहे तुम? लिख लिया हमने? ठीक है, अब सेकंड कमेटी की अगर मैं बात करूं, अशोक मेहता समिति 1977 में इस कमेटी का गठन हुआ, इस समिति का गठन हुआ, और इस समिति ने, लिख लिया? आ जाओ जरा। अशोक मेहता समिति जो 1977 में बनी, इसने द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश करी। हाँ, तो द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश करी अशोक मेहता समिति के द्वारा। अब द्विस्तरीय में इसने हटाया क्या? ग्राम पंचायत को हटाया, फिर जिला परिषद को हटाया, या फिर खंड पंचायत को हटाया। ठीक है, यहां तक हटा दी। अब ये इसको हम लोग करें तो इन्होंने क्या किया था कि ग्राम स्तर को हटाया और इन्होंने खंड पंचायत को रखा। द्विस्तरीय पंचायती राज के अंदर क्या क्या प्रावधान था? तो एक तो था खंड पंचायत और दूसरा था जिला परिषद। ठीक है, तो अशोक मेहता समिति ने सिफारिश करी थी कि द्विस्तरीय पंचायती राज जिसके अंदर जनसंख्या कम होती है, तो सही तरीके, देखो जितनी ज्यादा पंचायती सिस्टम लागू होगा उतनी ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगी। इसने कहा कि अगर 2 स्तरीय बनाएंगे तो 2 स्तरीय में ध्यान दिया जाएगा सही तरीके से, अच्छे ढंग से, एक तो खंड पंचायत और एक जिला परिषद पर। इतना हमने ध्यान रखना अशोक मेहता समिति की सिफारिश। कब ये समिति आई थी? 1977 में आई थी। यहां 2 शब्द हैं अशोक मेहता, और यहां 2 शब्द है द्विस्तरीय। ऊपर बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय, 3 नामों से पूर्व। उसके बाद राव समिति की मैं बात करूंगा तो राव समिति क्या कह रही थी? 1985 में पहली बार तो राव समिति आई, और इसके अंदर ना गरीबी उन्मूलन की बात कही गई और ग्रामीण विकास की। पहले तो पॉइंट लिख लेंगे, इसने ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन, उन्मूलन का मतलब होता है हटाना, गरीबी को हटाना, तो गरीबी उन्मूलन है ना, और ग्रामीण विकास की बात कही थी। तो 2 बातें इसकी सामने आई। राव समिति की 1985 में ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन की बात इन्होंने कही थी। सही बात है कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा, गरीबी नहीं हटेगी, तब तक चाहे पंचायती सिस्टम बना लो और चाहे कुछ भी बना लो। आप समझ रहे आप? इन्होंने क्या किया? 4 स्तरीय पंचायती राज का वर्णन किया। ठीक है, इन्हीं के अंदर आता है, इन्होंने 4 स्तरीय पंचायती व्यवस्था या पंचायती राज की व्यवस्था की।
4 स्तरीय क्या है? एक तो इन्होंने राज्य स्तर की बात करी है, देखो नंबर फर्स्ट है राज्य स्तर या स्तरीय, नंबर सेकंड है जिला स्तरीय, नंबर थर्ड क्या है? नंबर सेकंड पर था जिला स्तरीय, नंबर थर्ड है खंड स्तरीय, खंड स्तरीय, और नंबर फोर्थ पर है ग्राम स्तरीय। तो भाई इन्होंने तो ज्यादा ही बात कर दी गई है कि तो हमारा राज्य स्तर पर भी होनी चाहिए, उसके बाद जिला स्तर पर भी होनी चाहिए, फिर ग्राम स्तर पर भी, खंड स्तर पर होनी चाहिए और ग्राम स्तर पर। तो 3 स्तरीय बलवंत राय मेहता समिति, 2 स्तरीय अशोक मेहता समिति है। राव समिति ने अलग भी बात बोली है, ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन। और फिर 4 स्तरीय उन्होंने पंचायती राज की व्यवस्था की बात भी बोली है, राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय, खंड स्तरीय और ग्राम स्तर। ठीक है, अब यहां पर ग्राम स्तर पर तो ग्राम पंचायत होगी, खैर खंड स्तर पर खंड स्तर होगी, नहीं खंड पंचायत होगी, जिला परिषद जिला स्तर पर होगी और राज्य स्तर पर होगी हमारी राज्य पंचायत। समझे बात को? तो राव समिति की सिफारिश ये थी जो इन्होंने की थी। और इन्होंने ही राव समिति ने क्या किया था अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए आरक्षण की भी सिफारिश की थी। इन्होंने क्या किया, एक और बात इनकी और है, SC ST एवं महिलाओं के लिए पंचायत में आरक्षण, पंचायत में आरक्षण, ये भी बात राव समिति के द्वारा ही बोली गई थी। SC ST एवं महिलाओं के लिए पंचायत। एक क्वेश्चन आप हमें आंसर देंगे कि महिलाओं के लिए पंचायत में कितनी आरक्षित सीटें होती हैं? नहीं, कितने % या कितने बटे ऐसे करके? हाँ, 1/3, 1/3 जो सीटें होती हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित होती है, चाहे कितनी भी, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि महिलाओं वाली सीट आई इस बार या फिर पुरुषों की सीट आई, वो अलग मैटर करता है। लेकिन अगर ज्यादा वो जो सीटें रहेंगी हमारी 1/3 तो रहेंगी महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें पंचायतों में। हाँ वो ही रहता है। सिंधवी समिति की हम बात करें आपसे, 1987 में आई, 1987 में आई, चौथी समिति थी जो पंचायतों के गठन की सिफारिश की बात कर रही थी। ठीक है, इसे हटा दे भाई, हो गया? ठीक। जी नहीं, अभी तो कॉन्स्टिट्यूशन में वही है ना। चलो, सिंधवी समिति क्या कहती थी? इन्होंने ये बात बोली गई है कि 1987 में आई थी और पंचायतों के पुनर्गठन की सिफारिश इन्होंने करी है। सिंधवी समिति 1987 में आई, पंचायतों के, ये स्तरीय नहीं है, इसने तो अपनी अलग सिफारिश की। इन्होंने कहा कि जो पंचायत बनी हुई है ऑलरेडी, जो इन समितियों के माध्यम से बनी हो, जैसे नागौर डिस्ट्रिक्ट में बनी हुई थी या फिर किसी और जगह पर बनाई गई होंगी पंचायती, तो उन्होंने कहा कि पंचायतों के पुनर्गठन किया जाए। सर, हाँ जी, समिति में कितने सदस्य होते हैं? नहीं, वो सदस्य वाली तो इसमें क्वेश्चन है ही नहीं अभी करके, कोई ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन अगर कोई हाँ नहीं, वो अभी नहीं कह सकता मैं इनमें समिति में कितना मेंबर्स हैं। लेकिन जहाँ जरूरी होता है, जैसे हम लोग अभी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड पढ़ रहे थे, जहाँ राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित था, है ना, राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ था, तो फजल अली आयोग में कितने सदस्य थे, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाता, वो चीजें। पंचायतों का पुनर्गठन किस समिति के द्वारा बोला गया था? तो सिंधवी समिति के द्वारा बोला गया। और कब आई थी? 1987 के अंदर ये समिति आई थी। ठीक है, और पंचायतों को आत्मनिर्भर, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना, पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, अब आर्थिक रूप से पंचायतों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए क्या किया जाए? एक वित्त आयोग का गठन होता है।
राज्य वित्त आयोग होगा या फिर हमारा कह सकते हैं ना संघ वित्त आयोग होगा। तो ये यही सारे काम करती हैं, सब खर्चा यही उठाती है, पंचायतों से संबंधित जो भी प्रावधान होता है वित्त आयोग जो होता है। आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ये तो समिति होगी सिंधवी समिति। उसके बाद हमारी नंबर लास्ट जो 5वीं समिति थी पीके थुंगन समिति 1988 में आई थी राजीव गांधी की सरकार में। था तो ऊपर भी राजीव गांधी की सरकार ही लेकिन राजीव गांधी ने पंचायतों को संवैधानिक बनाने के लिए ना यहां कदम उठाया था पीके थुंगन समिति में। लिख लेंगे हम लोग पीके थुंगन समिति, इसमें लिखेंगे ये समिति 1988 में आई, ठीक है। और इस समिति की सिफारिश पर ही इस समिति की सिफारिश पर राजीव गांधी सरकार ने पंचायतों को संवैधानिक बनाने के लिए पंचायतों को, भाई देखो अभी तक ये समिति आ रही थी, इनके आधार पर तो गठन हो रहा था पंचायतों का, लेकिन वो संविधान के अंदर जिक्र तो नहीं है ना उनका, संवैधानिक रूप से तो नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया, इस समिति की सिफारिश पर राजीव गांधी सरकार ने पंचायतों को संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक दर्जा देने के लिए संसद में प्रस्ताव पेश किया। संसद में प्रस्ताव पेश किया। अब संसद में तो प्रस्ताव पेश कर दिया गया, लेकिन क्या हुआ, लोकसभा ने तो पास कर दिया, लोकसभा में ये प्रस्ताव पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में हाँ ये प्रस्ताव विफल हो गया। क्यों? दोनों सदन में पास होना जरूरी था ना बिल, ठीक है। तो राज्यसभा में विफल हो गया और लोकसभा में पास हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, इस प्रस्ताव को वापस ले लिया गया, मतलब खत्म हो गया है प्रस्ताव। अब बात यह आ जाती है कि फिर एक सरकार आई थी, इसके बाद आपने सुना होगा पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आई। तो नरसिम्हा सरकार के द्वारा 1992 में 1992 में पंचायतों को संवैधानिक बनाने के लिए 1992 की बात है ये, संविधान में 73वां संविधान संशोधन किया और 74वां संविधान संशोधन किया। 73वां संविधान संशोधन पंचायत से संबंधित था, पंचायती राज से, और 74वां संबंधित था नगर पालिका से संबंधित, ठीक है। अब 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ही 16 अनुच्छेद को, 16 आर्टिकल्स को इंडिया में मतलब संविधान में जोड़ा गया, 16 आर्टिकल्स को। हैं, और इसके अंदर क्या था, इसके अंदर भी कई सारे आर्टिकल्स को जोड़ा गया था। लेकिन अब बात यह आ जाती है कि पंचायती राज के तहत कौन सी अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन से अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था, तो आपका आंसर लगेगा कि 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची मतलब 11 शेड्यूल्स। और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिका के लिए कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया, 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो पंचायती राज था, इस पंचायती राज के तहत भारतीय संविधान में कितने विषय को पंचायती राज के अंदर रखा गया था, कितने विषय, 29 सब्जेक्ट्स को यहां पर रखा गया था पंचायती राज में,
29 विषयों को। और कितने नगर पालिका के अंदर रखे गए विषय? 18 विषय जो थे वो नगर पालिका के अंदर रखे गए थे। ठीक है जी। तो ये था वो प्रावधान जो पंचायती राज से संबंधित था, जो अभी तक हमने करा है। ये सिर्फ संवैधानिक बनाने के लिए अब तक की हमने प्रक्रिया देखी है। अगले आर्टिकल्स मतलब अगली क्लास के अंदर हम लोग पंचायती राज से संबंधित जो अनुच्छेद है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपने फिलहाल के लिए याद रखना है। ठीक है, थैंक यू।